नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी, जहां पर हम आपको बताते हैं कि बाजार के लिहाज से कल का दिन कैसे आपके लिए अहम होगा, कहां आप बना सकते हैं सही ट्रेड मुनाफे के लिए। और चलिए आज शो की शुरुआत करेंगे टीसीएस के नतीजों के साथ, जहां पर नतीजे बस आए ही हैं और हमारे सहयोगी शरद दुबे जो हैं नतीजों के तमाम आंकड़े लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। तो शरद, नतीजों के सीजन का आगाज हो गया है। टीसीएस ने चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो पेश किए हैं, बताएं कितने इनलाइन रहे, क्या कहते हैं नंबर्स? जी बिल्कुल, तो शानदार नतीजे आए हैं और हम लोग जो है बात करते हैं, याद रखिए सीजनली वीक क्वार्टर होता है आईटी का चौथा तिमाही, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो डील साइज जो है रिकॉर्ड लेवल्स पे है और जो कंपनी ने भी लगभग 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड जो है ऐलान किया है। लेकिन जो आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपके कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है, वो जो है आपको तिमाही दर तिमाही जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आंकड़े होते हैं वो 3.2% है और अनुमान कितना था, 2.5% का था। तो एक अच्छा बीट देखने मिला है कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पे। अब जो बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे भी 3.5% का उछाल रेवेन्यू में देखने मिला है। लगभग 50,591 करोड़ का रेवेन्यू आया है। नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 1.6% का उछाल देखने मिला और एबिट के आंकड़ों में भी देखें तो लगभग 3% का उछाल देखने मिला है। तो आपके एबिट, आप पैट ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, ये तीनों में जो एक मार्जिनल बीट कहा गया है। तो आपके जो एनालिस्ट है उनके एस्टिमेट्स को बीट किया गया। और जो मार्जिन्स की बात करें, बिकॉज आपके जो सैलरी वेज हाइक की प्रेशर देखने मिली थी और सप्लाई साइड कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने मिली थी, वहाँ पे जो उसके कारण लगभग 25% का जो इनलाइन आया है, सपाट 25% का लास्ट क्वार्टर में भी मार्जिन्स देखने मिला था। ये तो आपके हेडलाइन नंबर्स हुए। इसके अलावा एट्रिशन के बारे में बात करें तो लगभग 17% का एट्रिशन आया है, जो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री में भी जो है एट्रिशन लेवल्स बढ़े हैं। ऑर्डर बुक के जो बारे में मैं पहले बात कर रहा था, वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 11.3 बिलियन डॉलर्स, इसका बहुत बड़ा आंकड़ा है चौथे तिमाही में। यहाँ पे एकदम हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक के जो लेवल्स है वो देखने मिले और जो एस्टिमेट था वो 8 बिलियन डॉलर्स का था। और इस तिमाही में अगर बात करें तो 2 बड़े डील्स भी हुए 1-1 बिलियन डॉलर्स के। तो आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल ऑपरेशनल आंकड़े हैं वो शानदार आए हैं। हालांकि थोड़ी सी एट्रिशंस और मार्जिन्स है, वहाँ पे ज़रूर दबाव देखने मिलेगा। लेकिन आप याद रखिए जो आगे के प्रेशर होने वाले हैं वहाँ पे जो है फोकस रहने वाला है कि कंपनी की क्या रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी है, क्या यूरोप के मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट देखने मिला है और वित्त साल 2023 के लिए क्या कमेंट्री आगे होने वाली है। और स्पेशली डिमांड ट्रेंड्स देखा जाए, जो आप इन्फ्लेशन के कारण जो कंज्यूमर ट्रेंड्स होते हैं उस पर फोकस करने वाला है। अब मैं सेगमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, जहाँ पे BFSI सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। लगभग 5% का जो है ग्रोथ रेवेन्यू में देखने मिला और मार्जिन्स में भी जो है लगभग जो है सपाट कह सकते हैं, सपाट से लेके थोड़ी सी बेटर जो है मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी देखने मिली है। बट कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे ज़रूर दबाव देखने मिला है और वो सेगमेंट्स में जो है जैसे रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी सी दबाव ज़रूर देखने मिली है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो नतीजे अच्छे आए हैं। ऑलराइट, शुक्रिया शरद नतीजों पर विस्तार से डिटेल्स हमें देने के लिए। तो अब जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमानों से भी। हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी हैं, जन्म सिक्योरिटीज़ के किरण जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और शो की शुरुआत करेंगे टीसीएस के तिमाही नंबर्स के साथ ही। शर्मिला, आप बताएं कैसे लगे हैं आपको नंबर्स, इन लाइन है आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ? अच्छे नंबर्स कहेंगे ये टीसीएस के इस क्वार्टर पे। आई थिंक 2-3 वजह है। एक तो जिस तरह से अभी आपका डिस्कशन चल रहा था, सीजन क्वार्टर 4 जो रहता है वो एक थोड़ा वीक क्वार्टर माना जाता है क्योंकि काफी छुट्टियां रहती है इंटरनेशनली एक्सेट्रा। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में काफी अच्छे नंबर्स आए। आई थिंक द सेकंड थिंग आई लाइक अबाउट द नंबर्स इज द फैक्ट कि जो ग्रोथ आई है वो सभी वर्टिकल्स से आई है। एंड द कमेंट्री इज सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम द नंबर्स एंड द ग्रोथ कि जो स्पेंड हुआ है कंपनी से, जो कॉर्पोरेट से, दैट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। उसके लिए उन्होंने आईटी स्पेंड किया है क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में ज्यादा कंपनीज आईटी को इंटीग्रेट करना चाहती है अपने वर्किंग मॉडल में। सो वेदर इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आई मीन क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। तो ऐसे चीजों में उनकी ग्रोथ देखी गई है, व्हिच आई थिंक आगे चलकर इट गिव्स यू अ सिग्नल फॉर बेटर थिंग्स टू सॉर्ट ऑफ कम। दो गार्टनर, अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि शायद इस बार कॉर्पोरेट्स का कम स्पेंड हो सकता है आईटी में, लेकिन टीसीएस के नंबर से सो आई वाज लिटिल कंसर्न वो कमेंट्री सुनकर, और शायद उसी वजह से भी आईटी एज अ सेक्टर करेक्टेड टुडे। लेकिन दीस नंबर्स कंप्लीटली बिलाई दैट, क्योंकि जिस तरह का ऑर्डर विन रहा है, जिस तरह की ग्रोथ देखी गई है वर्टिकल्स में, आई थिंक इट्स अ रियली गुड सेट ऑफ नंबर्स। होपफुली मार्केट विल रिवॉर्ड इट टुमारो। आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर इन्फोसिस नंबर्स, क्योंकि वो एक आगे चलकर
they'll give like an outlook. TCS doesn't give a forward-looking commentary, लेकिन वो हमको Infosys से सुनने मिलेगी. So from that perspective, Infosys numbers are also weighted. लेकिन I think a complete thumbs up for TCS numbers. शर्मिला, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के फ्रेशर सप्लाई की बात हो रही है और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़े हैं, आपको लगता है कि ये कंपनी कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएगी? Yes, I think so, because as I said, the जो growth आई है वो across verticals आई है. So, it seems to show कि they will be able to ride out this ये जो concern है. और ये क्वार्टर में भी हमने वही देखा है. So I'm pretty confident कि आगे चलकर भी चीजें ठीक ही रहेगी. डिमांड एनवायरनमेंट है, यहाँ पर एट्रिशन का जो हाई रेट है वो 2 से 3 क्वार्टर और बना रहेगा. ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है? वेरी ऑनेस्टली, अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से, अगर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉय where this attrition has been a problem and where employers are sort of chasing people, it has been IT. बाकी पैंडेमिक की वजह से काफी बाकी सेक्टर्स में जॉब्स एक्सेट्रा हैव बीन हिट. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दे हैव कम टू टर्म्स विद. और मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनीज रहती है उनको एक डेफिनेटली एज रहता है, क्योंकि लोग ऐसे कंपनीज के साथ काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इवन एम्प्लॉइज लुक फॉर अ गुड नेम ऑन देयर सीवी. बट इट इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट. लेकिन मुझे लगता है उन्होंने हायरिंग भी अच्छी खासी की है इस क्वार्टर में. और आई थिंक इट्स द हाईएस्ट एवर हायरिंग. इफ आई अगेन वो एक भी रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ा. सो आई थिंक दे आर सॉर्ट ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद दैट. ये अच्छी बात नहीं है कि क्योंकि उनको रीट्रेन करना पड़ेगा एक्सेट्रा, सो इट इंक्रीजेस, इट कैन अफेक्ट योर मार्जिन्स एक्सेट्रा गोइंग अहेड. बट इट्स आई थिंक दे विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ दे हैव कम टू टर्म्स विद इट. चलिए, तो यहाँ पर और समझाइश लेंगे हम नतीजों पर, लेकिन उससे पहले टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, सीधा वहीं का रुख करते हैं. A very strong Q4 to end the year and to close out a year that has been marked by a steady recovery. But beyond the financials, the metrics from various other perspectives also looks very good. As you all have been noticing, I'm sure, over the course of the last few quarters, North American growth has been the primary story that has been driving this rebound. North America continues to do well, and we have a 18.7% year-on-year constant currency growth in North America in this quarter, ending at $3.45 billion. UK and Europe continue to do well. UK coming in at 13% and at slightly more than $1 billion in revenues, and Europe coming in at 10%, but off a very high base from what we did in Q4 of last year when we did the transaction with Deutsche Bank. So overall, from a geography perspective, steady growth across all our key geographies, with North America leading the pack. Similarly, from a vertical industry perspective, our largest vertical, BFSI, again coming off a very large base in the previous year, Q4, still continue to report a very impressive 12.9% year-on-year growth at $2.14 billion. Retail, which was one of the most impacted segments in FY21, which bore the brunt of the early stages of the pandemic, has continued to accelerate through the last many quarters and has ended this year at 22.1% year-on-year basis growth, crossing $1 billion of revenue in a quarter for the first time. So that's again a big milestone in the overall retail journey. In absolute terms also, the first time that they've crossed this milestone. Manufacturing, again, another of the larger impacted segments from FY21, rebounded nicely at a 19% year-on-year growth. When you look at it from customer metric perspective also, it has been a very encouraging set of numbers. Number of customers from whom we make more than $100 million of revenue a year has increased 10 to reach 58. And similar growth across revenue bands is seen across our entire customer portfolio. From our talent and employee perspective,
This has been again a strong year of headcount additions, both at a quarter level as well as for the year. We are ending the year with a net headcount addition of more than 100,000 associates at 592,000 associates as we close the year. Attrition continues to tick up on an absolute basis, but from a percentage basis, it is starting to flatten, and we are hopeful that it will start flattening further. In TCS has the industry's best retention rates, and we continue to maintain that lead. Our attrition for the year is coming in at 17.4%, and as I said, we are hopeful for seeing some further moderation of our period-to-period attrition as we look forward into the next couple of quarters. Coming from an innovation perspective, our investments in research and innovation continues apace. We have totally applied for 6,583 patents, and we have been granted almost 2,287 patents, which is an increase of 437 patents granted during the course of this financial year. So again, as I said, very strong quarter with good numbers across the board, whether it is revenue, customer metrics, segmental performance, profitability, cash generated, employee additions, and research and innovation. Across all parameters of our business, this has been a very encouraging quarter, and we're very happy to have ended the year on such a strong note. If we step back and look at the year FY22 in perspective, we have crossed the 25 billion revenue mark in the calendar year 21, which we shared with you last quarter. For the full year, we are coming in at $25.7 billion. This is again, from an incremental revenue growth perspective, it is slightly more than $3.5 billion more than what we reported in FY21, which is our highest ever incremental dollar revenue growth. In terms of reported dollars, that's a growth of almost 16% at 15.9%, and on a constant currency basis, 15.4%. Operating profit has been quite steady at 25.3%, and we are coming in at an operating profit of $6.5 billion. Similarly, net profit at 20%, and cash from operations, cash conversion rate of 110%, giving us a total cash generated from operations of 42,000 crores in this quarter. The segmental results are similar to what I shared with you for the quarter. North America is the big story of the year. For the full year, they have come in at 17.5% growth, and we are just shy of $13 billion in terms of revenue from North America. Continental Europe, considering it at a year level, comes in at 15% year-on-year growth, followed closely by UK at 14%. BFSI has also performed strongly at 16.7%. BFSI, the services business in BFSI ends at 8.2 billion. And if you consider BFSI across our total gamut of businesses that we do, including products, platforms, regional markets, etc., this year we have crossed $10 billion in revenue from our BFSI customers when we consider it across all our businesses. Again, as mentioned to you and shared with you, the steady growth and acceleration that we're seeing in retail. For the year, they're ending at 20%. Life sciences and healthcare has been one of our most steady and fast growing sectors. And within this also, it held its own with almost close to 20% growth on a year-on-year basis. The patents and headcount and number of customers I've already shared with you. So overall, it's been a very strong year, and we are quite happy about the way we have executed this rebound post-pandemic. We are also happy about the steps that we have taken in setting ourselves up for the opportunity ahead, whether it be in terms of our investments in services, which are starting to pay off, whether it is cloud, digital, security, and various other services that we've shared with you along the line. We have also, as we have shared, rolled out our new operating structure, which is further designed to double down on the customer intimacy that we are very famous for.
तो टीसीएस के सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन जो चौथी तिमाही के जो नंबर्स आए हैं टीसीएस के, उसकी समझाइश देते हुए और किस तरह से उनका ईयर स्ट्रॉन्ग रहा है वो तमाम दलीलें पेश करते हुए शरद दुबे जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं। क्या क्या हाईलाइट किया है शरद यहाँ पे राजेश गोपीनाथन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक, बताएं ज़रा। हाँ, अभी तक जो देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जो परफॉर्मेंस हुई है आपके क्वार्टरली की, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हुई है और साल जो वित्त साल होता है 2022, ये जो है एक अच्छी क्लोजर देखने मिली है। अब याद रखिए जो रेवेन्यू है अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 50,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार किया गया है। और उन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट स्ट्रेस किया कि कैश कन्वर्जन जो होती है कंपनी की, उसमें जो कैश बैलेंस है वो लगभग 56,000 करोड़ के लिए है। अब याद रखिए जो लास्ट क्वार्टर में जो है कंपनी ने एक शेयर बाईबैक भी किया था, तो जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाते हैं। और इस बार डिविडेंड भी दिया गया है 22 रुपये प्रति शेयर, तो एक टाइप से देखा गया कि शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ रिटर्न में ज़रूर आया है। और याद रखिए उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका की जो उनकी टेरिटरी है, हालांकि अगर रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑफकोर्स 10% से ऊपर आया था, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिल रही है और ओवरऑल सारे जोग्राफीज़ में देखने मिल रही है। अभी तक कोई कमेंट्री आया नहीं कि यूरोपियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, लेकिन वो ओवरऑल कह रहे हैं कि सारे जोग्राफीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया और अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि बाज़ार का अनुमान था कि थोड़ी सी यूरोप के ऑपरेशंस में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली जो आपके यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस चली उसके कारण। लेकिन अभी तक जो है कोई नेगेटिव कमेंट्री मैनेजमेंट से नहीं आया है, तो अगर कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं आया है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये जो है यूरोप के ऊपर कमेंट्री ज़रूर हम लोग ट्रैक करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो एट्रिशन लेवल्स है जो इस बार लगभग 17% हो गया था, इंडस्ट्री के लेवल से ऑलमोस्ट 15% हाई था अगर तीसरे तिमाही को कंपेयर करें, यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करें कि जो एट्रिशन लेवल्स है वो फ्लैटन हो जाए आगे जाते हुए, तो एक टाइप से कंपनी को बेनिफिट होगी आगे जाते हुए। और वो बहुत पॉजिटिव उन्होंने साउंड किया कि लगभग 1 लाख एम्प्लॉयज़ तो ऑलरेडी वो इस फोर्थ क्वार्टर में ऐड कर लिए हैं, तो एम्प्लॉय एडिशन का भी एक फॉरवर्ड लुकिंग जो टोन है, गाइडेंस है, वो देखने को मिला है। तो ये एक टाइप से बहुत पॉजिटिव नज़रिया रहा है और अभी तक जो है डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव रहे हैं। राइट, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए शरद। क्विकली यहाँ पर मैं कुणाल के पास, किरण के पास जाती हूँ, क्योंकि हमें देखना होगा कि अब क्या करना चाहिए आपको टीसीएस में, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, या जो ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं उन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। किरण बताएं, नतीजों के बाद आपके चार्ट्स क्या कहते हैं, कल के लिहाज से बाजार कितना रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? गुड इवनिंग एवरीवन। तो जिस तरह से अभी सब लोग जो भी एक्सपर्ट है वो बात कर रहे थे कि आईटी के चौथे क्वार्टर के नतीजे जो होते हैं वो हमेशा कमजोर होते हैं, लेकिन उसके सामने टीसीएस के जो नतीजे आए वो काफी लुक्रेटिव है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो बॉटम बनाया था 3390 का, वहां से एक वन वे रैली हमने 3830 की देखी। इसके ऊपर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं तो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है वो 3600 के आसपास आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप करंट चार्ट के ऊपर देखोगे तो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस क्लस्टर यानी कि 20, 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है वो 3700 से लेकर 3680 के बीच में है। सो मूविंग एवरेज क्लस्टर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली जो करेक्शंस आया है उसके ऊपर अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे सो वॉल्यूम उतने लुक्रेटिव नहीं है। सो एक बॉटम फिशिंग डेफिनेटली आप कर सकते हो 3690 से 3600 की रेंज में, ये 90 पॉइंट की रेंज के अंदर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हो। ऊपर में एक माइनर सा रेजिस्टेंस है 3750। अगर 3750 के ऊपर स्टॉक्स निकल जाता है तो एक लंबी तेजी के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 3900 तक के लेवल आप 10 से 15 दिन में देख सकते हैं। सो बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी रखें, 3500 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है और पोजिशनल टारगेट के लिए आप 3900 का वेट कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप टीसीएस में आपने तमाम स्टॉप लॉस और लेवल्स के साथ समझा दिए हैं, लेकिन अब रुक करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार की ओर, जहां पर हमने देखा कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है और निफ्टी आज दिन के ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक गिरकर 17,700 के नीचे बंद हुआ है। और हमने देखा कि नतीजों से पहले आईटी शेयरों में दबाव काफ़ी था, लेकिन ओवरऑल बाजार में आज का दिन एक्शन के लिहाज से कैसा रहा, सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। तो बाजार में एक रेंज में ही कामकाज पूरे दिन हमने देखा। शुरुआत से संकेत जो मिल रहे थे विदेशी बाजार से वो भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे और शुरुआत भारतीय बाजार की भी उसी तर्ज पर होती हुई हमने देखी और दिन भर फिर उसी रेंज में बाजार ने अपनी यहाँ पर ट्रेड कर दिखाया। अगर निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें, ग्रासिम में हमने अच्छी तेजी देखी। ऑफकोर्स सीमेंट और रियल एस्टेट दोनों सेक्टर्स आज कमजोर बाजार में भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। स्टैंड आउट इनफैक्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर इन सेक्टर्स की देखने को
मिली। इस बीच अदानी पोर्ट, सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी सूची में थे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। बिकवाली का दबाव अगर निफ्टी में देखें, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स यहां पर आईटी स्पेस में जहां कमजोरी नजर आ रही थी उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस के नतीजों से पहले तमाम आईटी से जुड़े जो स्टॉक्स थे वो कॉशियस ट्रेंड दिखा रहे थे, चाहे फिर एलएनटी हो, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो, इन्फोसिस हो या फिर विप्रो, और ऑफ कोर्स टीसीएस में भी कॉशियस ही ट्रेंड देखने को मिले। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट एचएएल अगर हम देखें, डिफेंस स्पेस के लिए सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आती हुई दिखी और उसमें टॉपिक एचएएल था और आज डिफेंस स्पेस भी परफॉर्म करता हुआ ही दिखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ओबरॉय, रियल्टी जैसे स्टॉक्स भी सूची में शामिल थे जो कि मिड कैप स्पेस में परफॉर्म कर दिखा रहे थे। मिड कैप में ही कमजोरी कहां नजर आ रही थी? बिकवाली का दबाव हमने एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में देखा, दीपक नाइट्राइट, प्रेस्टीज एस्टेट, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में देखा, जहां पर 3 से लेकर करीब 4-4.5% तक की बिकवाली का दबाव भी इन स्टॉक्स में दिन के दौरान देखा जा चुका था। गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, डिफेंस के बाद रियल्टी, सीमेंट में हमने अच्छी तेजी देखी। मीडिया, मेटल और फार्मा भी कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन बिकवाली का दबाव हमने ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, सरकारी बैंक क्षेत्र और निजी बैंक क्षेत्र से देखा तो क्लियरली बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी जो थे वो भी कमजोरी की तरफ ही ज्यादा इशारा कर रहे थे। क्लियरली टेक्नोलॉजी स्पेस की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे कैसे आएंगे उस पर निर्भर करता है। आईटी स्पेस किस तरह से परफॉर्म आने वाले दिनों में भी करेगा, लेकिन आईटी स्पेस ने आज परफॉर्म नहीं किया। बाजार में भी क्लोजिंग जब हमने देखी उसी रेंज में लाल निशान के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग देखी। एक समय था जब बैंक निफ्टी बाजार को सपोर्ट कर रहा था, क्लोजिंग के वक्त वो सपोर्ट भी गायब होते हुए दिखे। चलिए, तो रहा बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन बाजार की चाल पर विस्तार से हम विश्लेषण करें उससे पहले जिस सेगमेंट का बेसब्री से दर्शकों को इंतजार रहता है, वीआईपी शेयर्स, उसकी ओर रुख करते हैं। शर्मिला, बताएं आपका मिलियन बक शेयर कौन सा होगा जो वीआईपी शेयर के तहत आपने चुना है और आप रेकमेंड कर रही हैं? मैं टाटा ग्रुप की और एक कंपनी रेकमेंड कर रही हूँ, दैट इज टाटा मोटर्स। जैसे कि हम देख ही रहे कि जो उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसको काफी सक्सेस मिला है इंडियन मार्केट में, और उन्होंने हाल ही में ये भी आज ही अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिमांड उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा डिमांड उन्होंने उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उनको मिला है। और उसके साथ साथ उन्होंने और एक वेरिएंट भी एसयूवी इन द इलेक्ट्रिक स्पेस लॉन्च की है, सो दे हैव मेड ग्रेट सक्सेस विद दैट। और मुझे लगता है ये एकमात्र पैसेंजर वो विद इन दैट सेगमेंट ऐसी कंपनी है विच हैज शोन गुड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। सो आई थिंक टाटा मोटर्स, और वो जो उसका पहला 52 वीक हाई था, इट विल आई थिंक स्टार्ट मूविंग क्लोजर टू दैट। जी, ऑलराइट, किरण आप बताएं आपके वीआईपी शेयर कौन से हैं? सो आज हम जिस तरह का एक्शन कैप और स्मॉल कैप की कंपनी है वो मार्केट में आउट परफॉर्म कर रही है, तो हमारे दोनों जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप के अंदर है। सो पहला शेयर हमारा जो है वो पेटीएम है। हमने देखा था कि आईपीओ के बाद ये स्टॉक लगातार नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न उन्होंने डेली चार्ट पे फॉर्म किया है और आज उसमें से एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे मल्टीपल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। सो स्टॉक में बुलिशनेस कंटिन्यू है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल मार्केट लग रहा है तो पॉसिबल है कि हमें छोटा सा डिप भी नीचे मिले। सो उस डिप में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 685 के आसपास काउंटर चल रहा है, 660 तक के अगर डिप मिलते हैं तो वहां पे भी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ओवरऑल शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा 760 तक का है, जो गैप क्रिएट हुआ था डेली चार्ट पे ऊपर वो फील डेफिनेटली ये करेगा। तो 760 तक के टारगेट हमें इनिशियली देख रहे हैं और स्टॉप लॉस के लिए आप 640 मेंटेन कर सकते हो। दूसरा हमारा स्टॉक है इंडिया ग्लाइकोज, मिड कैप स्पेस में से वन वे एक रैली हमने देखी थी 700 से लेके 1100 की तक की, उसके बाद 3-4 दिन से स्टॉक एक करेक्शंस मोड में था। वहां से आज हमने देखा कि एक वॉल्यूम्स के साथ एक प्राइस में आज अपसाइड दिखी है। साथ ही साथ अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी फिर से बुलिश जोन के अंदर आ रहा है। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न की हमें एक फॉर्मेशन दिख रही है। सो इंडिया ग्लाइकोज भी आप 1099 के आसपास क्लोज है, आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। 1070 तक भी अगर आपको मिले तो आप बाय कर सकते चल सकते हो। 1164 का हमारा टारगेट है और स्टॉप लॉस के लिए आप 1044 मेंटेन कर सकते हो। दोनों कॉल के लिए आप 5 से 6 दिन होल्ड कर सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए तो ये थे आपके वीआईपी शेयर्स। शर्मिला, आपका, किरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।